आ जाइए। देखो मैं आप लोग को डायमंड वाला समझा रहा था, आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। आगे चलते हैं। डायमंड स्पार्कल्स पार्सली बिकॉज ऑफ देयर हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो हीरा या डायमंड होता है वो हमेशा एक ट्यूब के जैसा हर हिस्से में ना वो खुरदरा सा होता है, मतलब एक ऐसे निकला होगा तो दूसरा उसके ऐसे इस तरह से एंगल्स होते हैं उसके अंदर बने हुए। ठीक है, भगवान करे आप लोग इतने पैसे कमाएं कि डायमंड लेने का मौका मिले आप लोग को। तो डायमंड का ज्यादा से ज्यादा चमकने का कारण या ज्यादा लाइट देने का कारण उसका रिफ्रैक्शन होता है जी। बार बार लाइट एक सतह से दूसरे पे पड़ के रिफ्रैक्ट होते रहती है। बेटे स्कूटी कहाँ लगाई है तुमने? ठीक, ओके। अब देखो फिगर 19 और 20 देखिएगा, उसको बता दीजिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्लाइड नंबर 16। यहां पे इंसिडेंट रे आपको दिख रही है, मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड में आ रही है, और आपको रिफ्रैक्टेड रे भी दिख रही है। ठीक है, अब इसका एंगल जो है आपने देखा होगा हमेशा हमेशा a ray of light going from medium 1 into medium 2 इसमें, और यहां पर क्या आ रहा है मीडियम 2 से 1 में जा रही। समझ में आ रहा है? तो जिस मीडियम से, अगर देखो यहां पर मेरे कहने का मतलब ये है, ऑब्जर्व क्या करना है फर्स्ट फिगर में कि फॉर द लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 to 2 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय 1n स्क्वायर इक्वल टू v1 अपॉन v2। ये फॉर्मूला लगेगा। अगर किसी ऊपर कौन सा मीडियम होगा, मीडियम 1 क्या होगा सोचो, रेयर या डेंस? डेंसर रेयर होगा ना, रेयर होगा ना। एयर तो रेयर होगा मतलब कि हल्का होगा, उसमें रेयर वो होता है विरल माध्यम। हवा एक विरल माध्यम है, रेयर मीडियम है, लाइट ज्यादा तेजी से जाएगी। स्पीड, द स्पीड ऑफ लाइट वेव्स, प्रकाश की जो तरंगे होती हैं उनकी गति ज्यादा तीव्र होती है, तेज होती है। किसमें? एयर में। क्योंकि कौन सा मीडियम बोला था मैंने? रेयर, रेयर मीडियम। और यहां देखिएगा पिक्चर 19 जो हमारी है, यहाँ रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही। नीचे कांच या वाटर कुछ भी समझ सकते हैं, दोनों का दोनों हवा से डेंसर ही होता है, सघन माध्यम होता है। तो जब भी हवा विरल माध्यम से सघन माध्यम में, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, तो यहाँ पे एंगल क्या बनता है आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और उसको निकालने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा होगा उसका फॉर्मूला देखिए, नीचे लिखा हुआ है 1n स्क्वायर n2 सॉरी इक्वल टू v1 अपॉन v2। ये फॉर्मूला हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, घबराने की कोई बात नहीं। अब सेकेंड पिक्चर को देखेंगे तो यहाँ डेंसर मीडियम है। आप कांच को कहो या वाटर को, ये डेंसर है, ज्यादा सघन है प्रकाश के लिए या लाइट के लिए। तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट ऊपर की ओर निकल रही है। ठीक है ना? तो जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जब जाता है तब एंगल क्या बनता है आप देख सकते हैं। दोनों में इंसिडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा बन रहा है और रिफ्रैक्टेड रे जो है या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा बन रहा है। आपको दिख रहा होगा वहां पे नॉर्मल उस कांच या आप कह सकते हो जो मिरर कहो, जो भी स्क्रीन कहो, उसका जो नॉर्मल है उससे जो एंगल बन रहा है, इंसिडेंट ऑफ एंगल नीचे वाला या जो ऊपर वाला जो भी है वो छोटा बनेगा कंपेयर टू रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। क्लियर है ना? और दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, जब लाइट हमारा डेंसर से
रेयर मीडियम में जाता है तो 2n1 इक्वल टू v2 अपॉन v1 हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। दिख रहा है आप लोग को? ये फॉर्मूला लगाना याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे आएगा, ठीक है। लेट अस टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस इक्वेशन, रेसिप्रोकल कर देते हैं हम लोग इसको, इक्वेशन 2 को। और नाउ इफ वी कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो हमें we find that their right hand sides are equal, so their left hand sides should also be equal। एक सिंपल प्रॉब्लम करके देखें। इसमें 4-5 स्लाइड आगे करके देख रहे हैं। कल क्वेश्चन नहीं है क्या? केवल न्यूमेरिकल्स है, एक्सरसाइज है। देखिए मैं सैंपल प्रॉब्लम 1 और 2 करके बताता हूं आपको। अगर स्क्रीन पे समझ में आ गया तो बेस्ट है। पहले मैं स्क्रीन पे समझा देता हूं और फिर रिकॉर्ड नहीं करूंगा, लेकिन बोर्ड पे आपको बता दूं, ठीक है। देखिए सैंपल प्रॉब्लम फर्स्ट है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, अगर प्रकाश या लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.33 है। तो व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर? एयर से वाटर में आ रही थी तो 1.33, ठीक है ना। लेकिन वाटर से एयर में जा रही है लाइट तो उसका क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? अब देखो पहले मेरे को थोड़ा ऊपर वाला और क्लियर करना पड़ेगा। इससे पहले मैं देखो आप लोग को बताया था कि नहीं। आप लोग भूल भी तो चुके होंगे ना, घर पे तो किसी ने पलट के देखा भी नहीं होगा। देखते हैं आप लोग। मतलब A and W is equal to 1.33 लीजिएगा। यहां पर हमें पता था कि एयर से जब वाटर में लाइट जा रही है तो उसकी वैल्यू सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 दी हुई है। तो हमने लिख दिया AM, ठीक है, W इक्वल टू 1.33। हाँ ये नहीं समझ में आ रहा होगा, रुको मैं आपको सब कुछ क्लियर कराऊं, बोर्ड पे समझाना पड़ेगा। ओके हमारे पास दो फॉर्मूला है, पहले वो समझ लीजिए। फर्स्ट हम समझेंगे कि अगर फॉर द लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम, इट मींस अगर लाइट जो है हमारी लेसर मीडियम रेयर इसको कहते हैं, मतलब कि एयर है, एयर को विरल माध्यम कहते हैं, हवा एक विरल माध्यम है, ठीक है। रेयर से अगर डेंसर मीडियम में जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा? पहला इसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा था कि 1 and 2, मतलब ये जो हुआ है हम उसको फॉर्मुलेट कर रहे हैं, फॉर्मूला के ऊपर सेट कर रहे हैं। अगर जो लाइट है एयर से कांच में, मतलब ग्लास में, वाटर में, किसी भी, मतलब एयर से कम मीडियम कौन, रेयर कौन होगा?
वैक्यूम होगा, स्पेस, वहां तो जा नहीं रहा है। हमारे अर्थ पर एयर सबसे विरल माध्यम, सबसे रेयर मीडियम। उसके बाद एयर से कहीं भी जाएगा तो क्या होगा, बेटे फोन मत करो, ठीक है। यहाँ आएगा तो डेंसर, ये दूसरा होगा। तो ये हो गया हमारा रेयर या विरल, और ये हो गया सघन या डेंस। ठीक है, सिचुएशन ये। अब अगर लाइट आ रही है तो क्या होगा देखेंगे। तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे दिखाएंगे। 1n2 is equal to v1 अपॉन v2। ये v1 क्या है, ठीक है, मीडियम 1 और मीडियम 2। अब इसी तरह अगर दूसरा कंडीशन हम देखें कि अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, देख रहे हैं आप तो समझ ही पा रहे हैं एरो का निशान। जो हमारी लाइट है वो हाँ डेंसर से रेयर में जा रहा है। ठीक है, तो इसको इस तरह फॉर्मुलेट करते हैं। अगर डेंसर से रेयर में, डेंसर से रेयर में जाए और इसमें अगर रेयर से डेंसर में जाए, मतलब विरल से सघन में और इसमें सघन से विरल। और दो पिक्चर हमने आपको बना के दिखाया। तो अब देखिए और आगे क्या हो सकता है। अब हम इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन की बात है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारा और ये हमारा सेकेंड। इस इक्वेशन को हम रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, और वो रेसिप्रोकल कैसे होगा। अब 2n2 है, इसका मतलब नीचे 1 तो होगा ही ना। 2n2 अपॉन 1 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1। ये पहले था, हम इसको और दूसरे किस तरह से लिख सकते हैं वो देख लीजिए। 1 अपॉन 2n2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। रेसिप्रोकल कर दिए, इसको भी ऊपर का नीचे, ऊपर का नीचे, और इसको भी ऊपर का नीचे। तो हम ऐसे भी इक्वेशन को लिख सकते हैं। ये डेरिवेशन कहलाता है। डेरिवेशन मतलब जो हुआ है उसको फॉर्मूला के ऊपर लिखना। ठीक है, अभी हम बताएंगे कैसे होगा। तो ये अगर रेयर से डेंसर में जा रहा था तो हम इस तरह फॉर्मुलेट करते हैं, और डेंसर से अगर रेयर में जाएगा तो इस तरह से, या तो इस तरह से और नहीं तो इस तरह से फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके आगे का कॉन्सेप्ट, किसको समझ में नहीं आया, क्लियर है अंदर? ओके, एन मतलब कि वो नंबर है, मतलब नंबर को शो करेगा वो। अब देखो, अब अगर हम कंपेयर करें 1 और 2 दोनों इक्वेशंस, कंपेयर टू 1 इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2, अगर ऐसा करें तो वी फाइंड दैट देयर राइट हैंड साइड आर इक्वल। तो उनका जो राइट हैंड साइड होगा वो बराबर होगा, सो दैट लेफ्ट साइड ऑल्सो इक्वल। हम करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है।
अब देखो इक्वेशंस में आपको पर याद ही होगा, मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में ये राइट है लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट 1 and 2 और उसका लेफ्ट क्या था 1/2 and 1। ठीक है, मैं क्यों लेफ्ट साइड को लेके बता रहा हूँ, दोनों का लेफ्ट साइड, पहले में 1 and 2 था, दूसरे में 1/2 and 1 हमने किया था रेसिप्रोकल करके। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं देखिएगा, मीडियम 1 and मीडियम 2 इक्वल टू 1/, मीडियम 2n मीडियम। अब देखो इसका मतलब 1 and 2 था, मतलब कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में कोई चीज आ रही है, ओके, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, और यहां पर क्या 1/, मीडियम 2 and 2 तो मीडियम 1, 2 से 1 में जाए या 1 से 2 में जाए, दोनों तरफ तो दो ही चीज बराबर ही तो है, इक्वली तो हो रही है। इसको और अच्छी तरह समझ सकते हैं अगर हम ऐसा कहें कि दिस मीन दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, ठीक है ना। इस इक्वेशन का मतलब यह है कि अगर लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, मीडियम 2 इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 2। जो ये है ये दूसरे कंडीशन के रेसिप्रोकल के बराबर है, ये बात कही जा रही है। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं किस तरह से। मान लो इफ मीडियन 1 इज एयर, मीडियम 1 is air and medium 2 is glass, then the above reaction can be written as, तो हम लोग जो रिएक्शन इनके बीच में हो रहा है उसको कैसे लिखेंगे, एयर से ग्लास में जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट मीडियम, उसके बाद ग्लास से दूसरे कंडीशन में एयर में जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो thus the refractive index of glass for light going from air to glass is the reciprocal of the refractive index for the light going from glass to air। तो ये चीज याद रखिएगा। हमें अब क्या समझ में आया, फर्स्ट मीडियम में जो हो रहा है वो दूसरे मीडियम में उसके रेसिप्रोकल के बराबर। अब इसी के ऊपर मैं अभी एक क्वेश्चन जो सिंपल वन था वो करके दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। घर पे जाइए, पीडीएफ उठाइए, इत्मीनान से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर 10 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं तो 65-66% से ज्यादा नंबर नहीं आ रहा है, चक्कर में उतरेगा नंबर आएंगे आप, और नहीं तो बैठ के माला ले लीजिए, बाबा बन जाइए। अब यहां पर कहा गया है क्वेश्चन में
मैं इसको एज इट इज छोड़ देता हूं, ठीक है ना, आगे वाले को देता हूं। इसको रीच कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो, रिकॉर्ड भी हो रहा है कुछ, चलिए भगवान भला करे आप लोग का। क्वेश्चन है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, एयर से वाटर में लाइट जा रही है और इसका मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, ठीक है, और वाटर का लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर एयर से वाटर में लाइट जा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट का ही होगा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके नो प्रॉब्लम, थैंक यू फॉर आस्किंग मी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है कि लाइट इंसिडेंट ऑफ रे के किसी भी मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करने के बाद कितना ज्यादा रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना, ओके। लाइट, कोई लाइट किसी ना किसी में जाएगी, एयर से वाटर में, एयर से ग्लास में, या ग्लास से एयर में, कहीं भी जाएगी। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो लाइट में जो मोड़ पड़ता है, आपतन होता है, आपतन या अपरावर्तन या रिफ्रैक्शन या अपरावर्तन जो होता है, कितना ज्यादा होता है, कितना, उसको मेजर करना, वही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? आपने अच्छा किया कि पूछ दिया। आपको पता है, अभी किसी को ये पता नहीं था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरा पढ़ लेते लेकिन यही नहीं पता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं किसको। आपने बताया? हम तो भैया रोज बताते हैं, हम तो पानी और पीते हैं इसलिए, सांस इसलिए लेते हैं ताकि आपको अपना पूरा ज्ञान, खून मांस हड्डी सब दे सके। अब डायरेक्टली तो खिला नहीं सकते, लेकिन चिल्ला चिल्ला के तो ऐसा ही कर रहे। आप मानते होंगे कि मास्टर पागल है, लेकिन क्या करें। चलिए, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। अब हम कहेंगे कि भैया ऐसा है कि अब अगर वाटर से एयर की तरफ हम मामला घुमा दें तो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो पेपर में करना जरूरी। हमें पता है कि जब एयर से वाटर में गया था तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 था, एयर से वाटर, ऐसे ही था ना। तो वाटर से एयर में जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल हो जाएगा मतलब कि किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, पहले वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा। पहले, हाँ, पहले वाले मीडियम का, पहले वाले मीडियम में ए एंड डब्ल्यू जो था, मतलब कि नीचे कुछ नहीं तो 1 था, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, यही होगा। और इसकी वैल्यू तो हमको पता ही है, तो डब्ल्यू एंड ए इक्वल टू 1/1.33 डिवाइड करिए, 0.75 आएगा। और वही सेकेंड मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट। अब इससे ज्यादा कोई चीज समझा सकता है तो मेरी तरफ से 11 रुपए का प्रसाद चढ़। चलिए, नहीं काहे बैठिए, एक और क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन देखिएगा, ये समझ में आया आप लोगों को। इस संडे को जितने भी चैप्टर हमारे मैथ्स के, जितने भी चैप्टर हमारे साइंस के टर्म फर्स्ट में आ रहे हैं, ओके, साइंस का भी, जितने भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव और आपके बुक में हैं,
सबका पूरा का पूरा क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपके ग्रुप पे चैप्टर वाइज पीडीएफ में चला जाएगा। अब आपको देखना है कि आपके नसों में खून दौड़ता है या म्यूनिस। रुक रुक के चलता है ना, व्हाइट कलर वाला बिना तीखा। ओके हाँ ठीक है बिल्कुल। अब देखिएगा केरोसिन और टर्पेंटाइन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, टर्पेंटाइन and water are 1.44, 1.47 and 1.33 respectively। देखिए केरोसिन का, टर्पेंटाइन का और वाटर का, आपको एक चार्ट मैंने दिया होगा, बुक में देखे होंगे, आप लोग को याद कर लेना चाहिए। अब नहीं करेंगे तो आप लोग तो कलेक्टर बन ही जाएंगे, है कि काहे बोलते हो बीच में? तुमसे बोला मैंने ज्ञान देने के लिए। ये तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ दिस मटेरियल डज लाइट ट्रेवल फर्स्ट? आपको क्या लगता है हवा में जवाब दे देंगे? इतना आसान नहीं है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और एक बात क्या है, हवा में भी जवाब हो जाएगा। हाँ तो बताओ। हाँ भैया बताइए, बताओ किसमें ज्यादा लाइट का स्पीड होगा? अब मेरे में तो बेटा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम तो अब कुर्सी पे जमीन पे गिर जाएंगे, ऐसे थक गए 1 से 8 बजे बराबर। मतलब बेटा यह एबीसी करना है, केबीसी नहीं, तुक्का मार रहे हैं। देखिएगा अब मेरी बात सुनिएगा, इसे फॉर्मूला क्या लगाएंगे? देखिए फॉर्मूला देखिएगा, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हम जो इसमें स्टैंडर्ड यूनिट मानते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को मानते हैं, क्योंकि एयर हमारे एटमॉस्फेयर में, अर्थ के ऊपर एयर सबसे रेयर मीडियम, उसके बाद सारा का सारा डेंसर है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसमें भी हो। तो भैया ऊपर एयर का लिख दीजिएगा और नीचे पहले केरोसिन, ऊपर एयर का फिर नीचे तारपीन, ऊपर एयर का फिर नीचे वाटर, और कैलकुलेट करके देख लीजिएगा किसमें। एयर का तुम बताओगे ना क्या है? हमें तो याद नहीं आ रहा यार। यहाँ पर ये टर्पेंटाइन पे पहुंचे, हम कह रहे एयर का क्या है 1.0003, 1.0003, ठीक है। तो ये ऊपर लगाइएगा और नीचे से डिवाइड करके देखिएगा। और हाँ आदरणीय बालकों, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि डेसिमल वाला डिवीजन आपको नहीं आता है, तो मैंने क्लास 4थी में 5 वीडियो डाले हैं, बेसिक देखिएगा। नहीं तो वो तो आपको आता होगा ना, हमें थोड़ी पता है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना। यहाँ तो हम बात करने के लिए बुलाया है ना, हमारी बात सुनो और अपनी दुविधा बताओ। चलो देखो, तो ये पूरा का पूरा बुक एक्सरसाइज तो आप लोग को समझ में आ ही जाना चाहिए। तो हम कोई डरते हैं क्या टॉपिक से? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज, हमने मिरर का देख लिया, अब स्फेरिकल लेंसेज की बात होगी। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसका क्वेश्चंस करेंगे। पहले अगर कन्वेक्स लेंस की बात करें, अब तुम यहां से देखो ना, क्या देखो तुम्हारे लिए हम 35,000 का लैपटॉप कर दे तो मानते ही नहीं। बस ये घर मत लेके जाना। कौन सा लैपटॉप कर दे? कंप्यूटर लैपटॉप, कंप्यूटर, ओके। वाईफाई बचे होंगे बेटे तो
चलता नहीं है तो बेटा आप जब उस पे सारा गेम ठोक दीजिएगा तब तो रुक ही जाएगा ना। चलिए देखिए कोई बात, अरे गेम भी खेलने के लिए बना है यार, ऐसा क्या है। चल क्योंकि पता है मना करने से तो मानेंगे नहीं आप लोग। ये पर्सनल बातें चल रही थी, आप नहीं कर सकते ना, आप 8 घंटे से थोड़ी पढ़ा रहे हैं जो आपका दिमाग खराब हो गया। अ कन्वेक्स लेंस इज थिक, ये तो हमें पता ही है। कन्वेक्स और कनकेव क्या होता है, क्या बोल रहा हूँ, कनकेव क्या होता है भी आपको पता है। ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस, ये देखिएगा प्रिंसिपल फोकस। बेटा आगे ये वाला लो 8 मिनट के लिए देखिए प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो अगर कन्वेक्स लेंस में बात करें तो प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ क्या होगा, कहां होगा। किसी भी कन्वेक्स लेंस में जो फोकस होगा, लाइट पैरेलल रेज, उस आपको पता है कि जो भी लेंस होगा वो पारदर्शक होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, तो लाइट आर पार जाएगी और जाने के बाद उसके पीछे एक पॉइंट पे वो क्या होगी, मर्ज होगी, मतलब कि कन्वर्ज होगी, मिलेगी, वही उसका फोकस हो जाएगा। ठीक है, और वो फोकस से इसका ये जो क्या कहते हैं, लेंस का जो सेंटर है, मतलब जो प्रिंसिपल होता है, मतलब जो सेंटर है, सेंटर से लेके फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब बिल्कुल सेंटर का हिस्सा, दिख रहा है ना। तो बेटा ये इमेज तो पीछे बनेगा ही ना। इट्स अ कन्वेक्स लेंस, नॉट अ कन्वेक्स मिरर। आएगा। The principal focus of a convex lens is a point on its principal axis to which light rays parallel to the principal axis converge after passing through the lens. लेंस से ये पैरेलल रेज पास कर रहे हैं और पास करने के बाद ये एक पॉइंट पे इस पूरे के पूरे लेंस के आगे जाके, मतलब पीछे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द लेंस, एक पॉइंट पे मर्ज होंगे। जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज होंगे वो पॉइंट इसका फोकस कहा जाएगा। ठीक है, ये सेंटर है जो प्रिंसिपल है, और इस सेंटर को जोड़ने वाली जो रे होगी वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस कही जाएगी। क्लियर है। अ लेंस हैज टू foci. The two foci of a lens are at equal distance from the optical center, one on either side of the lens. देख रहे हैं, C से F की जितनी दूरी है उतनी ही वहन C से फोकस की जितनी लेंथ है, दूरी है, उतनी ही इसके पीछे बिहाइंड में, ना कि लेफ्ट में F1 भी आपको दिख रहा होगा। तो ये दो फोसी है, बिल्कुल इक्वल होगा। The focal length of a lens is the distance between optical center and optical focus of the lens. C optical center है और F optical focus है। ये लेंस है तो मिरर कह दिया। लेंस मतलब चश्मे को लेकर एक छल्ला होता है ना, खुश हैं आप, होना भी चाहिए। समझ में रहे यहां तक, आगे चलते हैं। क्या रहता है आपका, तभी तो बता रहे हैं, मतलब कमाल है शिवाजी आप। भाई जल डालो कोई। ओके, अ कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो, और याद रखिएगा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम आ रहे हैं, इतना बहुत धांसू क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जो कॉन्सेप्ट आप जो पढ़ रहे हैं ना, ये ब्रॉड लाइन,
इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एमसीक्यू पूछ दिया जाएगा आपसे। आगे कुछ भी आएगा भी न्यूमेरिकल, मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं। कुछ भी मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का 10 ईयर का आज घर लेके जा रहा हूँ, मतलब सब कुछ भेज दूंगा, पूरा 10 ईयर भेज दूंगा पीडीएफ बना के, पूरा सब कुछ भेज दूंगा और करते रहना है। 10 घंटे से कम जो घर पे सेल्फ स्टडी कर रहा है वो तो मुझे चेहरा ही मत दिखाए, दिखा देना। सर पता लगे कल से कोई ना आए। अब इसको बेइज्जती कहें या सर, क्या कहें? सर पता लगे सर कोई कल से कोई ना आए। इसीलिए तो मतलब हम ये डायलॉग बहुत सोच समझ के बोलते हैं, क्योंकि पेट भी है ना मास्टर के, देखो थोड़ा बड़ा है तुम लोगों से। कौन सी भैया कर बेटे ऐस कर। ओके, a convex lens is also known as a converging lens because it converges parallel beam of light rays passing through it. जो भी पैरेलल लाइट पड़ेगी आगे जाकर के एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी। एक बढ़ती हो बढ़ती कोई बढ़ती लड़ाई, अच्छा कढ़ाई,